नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात अखिलेश की उस दलित चाल की जिसने विरोधी खेमों में खलबली मचा दी है, क्योंकि अखिलेश ने एक तीर से तीन निशाने लगाए हैं। और इसी के साथ बात होगी निकाय की पिच पर गठबंधन वाले दांव की, जिसके सहारे सपा भाजपा को टक्कर देने की रणनीति बना रही है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने अपनी रणनीति बदल ली है। और बात यह भी करेंगे कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल ने तंज कसा और इसने चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी को तेज कर दिया। साथ ही आपको बताएंगे सांसदी गंवाने के बाद कोर्ट ने राहुल की सजा पर क्या फैसला सुनाया है। और इन सब के बीच बात करेंगे मुगलों के इतिहास पर छिड़ी महाभारत की। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और अब विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश की दलित चाल 24 में होगा 93 वाला कमाल, क्योंकि जो करिश्मा 1993 में मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम के साथ मिलकर दिखाया था और राम लहर पर सवार भाजपा के रथ को रोक दिया था, अब उसी राह पर चलते हुए अखिलेश ने रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करके एक बड़ा दांव चला है। क्योंकि गढ़ तो कांग्रेस का था, तो नजर बसपा के वोट पर थी और निशाना था भाजपा पर। अखिलेश की दलित चाल 24 में होगा 93 वाला कमाल। बसपा पर साइकिल की चोट, काशीराम के नाम पर मिलेंगे वोट। रायबरेली की धरती से अखिलेश यादव ने 24 की लड़ाई का ऐसा बिगुल बजाया कि एक झटके में भाजपा से लेकर बसपा और कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी। क्योंकि कांग्रेस के गढ़ से समाजवादी पार्टी ने बसपा संस्थापक काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर न सिर्फ दलित वोट को अपने पाले में लाने की चाल चल दी, बल्कि भाजपा के सामने अपने MYD फॉर्मूले की बड़ी लकीर खींच दी है। सपा की कोशिश अपने यादव मुस्लिम वोट की रेंज को दलित वोट तक पहुंचाने की है, जिसके लिए सपा ने बसपा के संस्थापक और दलितों के बड़े नायक काशीराम को अपना हथियार बनाया, जिनके सहारे अखिलेश 24 की पिच पर 1993 वाला करिश्मा फिर से दोहराना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने दलितों को अपने पक्ष में रिझाने का एक पासा फेंका है। मान्यवर काशीराम की मूर्ति का अनावरण करके उन्होंने दलितों को अपने ओर रिझाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया। क्योंकि अखिलेश यादव ने एक तीर से एक साथ तीन निशाने लगाए। क्योंकि गढ़ कांग्रेस का था, तो नजर बसपा के वोट पर थी और निशाना भाजपा पर था। यही वजह है कि काशीराम की मूर्ति के अनावरण को लेकर भाजपा से लेकर बसपा सबने सपा के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। हिडन एजेंडा जब जनता को पता होता है ना, तो फिर कुछ सत्ता नहीं है, बल्कि लोग इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। काशीराम जी महान राजनीतिक चिंतक, विचारक और दार्शनिक थे। दलित मूवमेंट को उन्होंने खड़ा किया, लेकिन उस समय तो काशीराम जी के अनुयायी और उनके उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी पर गेस्ट हाउस कांड करके लगभग उनकी जान ही ले ली थी। तो सबको पता है कि ये हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। माननीय कांशीराम साहब भी जो पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दबे कुचले सब समाज के लोगों को राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किए, यही समाजवादी के लोग उनके भी नाम से जो जिला बना था, ईंटा से काट करके माननीय कांशीराम साहब नगर बना था, उसको यही समाजवादी के लोगों ने नाम बदल करके फिर से काशगंज किया। तो अब उनका तो नाटक चल रहा है, मूर्ति लगाना, ये करना। जब तुम महापुरुषों का अपमान किए हो, तो आज तुम्हारी मूर्ति लगाने से थोड़ी ना तुम्हारे साथ कोई आ जाएगा। ऐसा लगता है कि काशीराम की मूर्ति के सहारे अखिलेश यादव 1993 के उस करिश्मे को दोहराना चाहते हैं, जब मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से दोस्ती कर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सपा के रणनीतिकारों का भी मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी के मूल वोट बैंक में दलित वोट बैंक भी जुड़ जाए, तो सियासी वैतरणी को आसानी से पार किया जा सकता है। और अब
इसी रणनीति पर चलते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लोहियावादियों के साथ अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की कोशिश में लग गई है। लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव दलित वोट में बड़ी सेंधमारी की रणनीति बना रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि अखिलेश यादव ने रायबरेली में काशीराम की मूर्ति के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता की मूर्ति का भी अनावरण किया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लगे पोस्टर में स्थानीय विधायक मनोज पांडे को जगह नहीं दी गई। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दलित पॉलिटिक्स के जरिए 2024 की जमीन तैयार करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अंदर ही गुटबाजी हावी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सपा विधायक मनोज पांडे का गुट, तो दूसरी ओर सपा एमएलसी और पार्टी के ही राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का गुट। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम हुआ, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पोस्टर में स्थानीय विधायक मनोज पांडे को ही जगह नहीं दी गई। रामचरितमानस पर शुरू हुई सियासत के बाद से ही समाजवादी पार्टी दो गुट में बटी हुई नजर आ रही है। सपा की इसी गुटबाजी ने विरोधियों को हमला बोलने का मौका दे दिया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने यह कहते हुए तंज कसा कि सपा में दो टीम है, जिसमें एक सपा को जिताना चाहती है तो दूसरी भाजपा को जिताना चाहती है। समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने की दवाई है। ये समाजवादी पार्टी में दो धड़ा हो गया। मनोज पांडे सहित कई विधायक आप लोगों के चैनल पर आकर के बयान दिया, उसके खिलाफ दो गुट हो गया। एक गुट समाजवादी पार्टी को हराने के लिए लगेगा और एक गुट बीजेपी को जिताने में लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी का दलित दांव 24 की पिच पर कोई कमाल कर पाएगा, क्योंकि ये पूरी लड़ाई 21% दलित वोट की है, जिसे साधने के लिए सपा ने जहां बाबा साहब वाहिनी का गठन किया तो वहीं शूद्र वाली लाइन लेकर साफ कर दिया कि दलित वोट को अपने पाले में लाने के लिए उससे जो होगा वो करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सपा की साइकिल कितने कदम बढ़ेगी। अपने लिए 50 सीट का टारगेट सेट किया है। रायबरेली से पंकज सिंह के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। बात निकाय का लिटमस टेस्ट, क्या गठबंधन साबित होगा बेस्ट? क्योंकि 24 से पहले निकाय की लड़ाई है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा ने गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया और भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले अपनी रणनीति बदल। निकाय का लिटमस टेस्ट, जीत के लिए गठबंधन बेस्ट। भाजपा ने बदले प्रभारी, कौन पड़ेगा भारी? अखिलेश ने भरी हुंकार, गठबंधन से बनेगी शहर वाली सरकार। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात बिछने लगी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो इस लड़ाई को गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। जो निकाय चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव जब गाजीपुर गए थे तब भी उन्होंने साफ किया था कि वो आगे किसी से कोई हाथ नहीं मिलाएंगे, जो साथ है उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसका मतलब सपा, रालोद और अपना दल कमेरावादी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब गठबंधन वाली हुंकार भरी है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जो निकाय चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी उनके जो वर्तमान गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। यानी जिस तरीके से आरएलडी है, फिर जनवादी पार्टी है और अपना दल कमेरावादी है, कृष्णा पटेल गुट, उनके साथ मिलकर अखिलेश यादव अब निकाय चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन के दम पर भाजपा को टक्कर देने की रणनीति बना रही, वहीं भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले अपनी रणनीति बदल ली है, क्योंकि जिन 17 नगर निगम के लिए भाजपा ने अपने प्रभारी बनाए थे उनमें से 14 को भाजपा ने बदल दिया है। वहीं इन सब के बीच निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी से बड़ी मुलाकात की, क्योंकि भाजपा निकाय के जरिए 24 की तैयारी की पिच तैयार कर देना चाहती है। यही वजह है कि यूपी के निकाय चुनाव पर दिल्ली तक की नजर है। यह पार्टी पूरी तरह से परिवारवादी है, जातिवादी है, तुष्टीकरणवादी है। आप देखना लोकसभा के चुनाव में ऐसे ऐसे बूथों पे कमल का फूल खिलेगा जिन बूथों के लिए सपा यह समझ रही होगी ये तो हमारी जागीर है,
लेकिन वह जागीर भी पता चलेगा उनके हाथ से छिन गई है। स्थानीय निकाय चुनाव की पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां पे उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक विषयों पे प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अखिलेश यादव आज रायबरेली दौरे पर हैं और वहां उन्होंने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, इसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा और समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बताया और इसके साथ साथ साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले वो परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, तब भी उनको कोई फायदा नहीं मिला था और जिस तरीके से आज कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया है इसका भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। निकाय की इस लड़ाई को कोई 24 का सेमीफाइनल बता रहा है तो कोई इसे 22 की हार का हिसाब बराबर करने का मौका बता रहा। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि निकाय की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का पूरा जोर जहां ओबीसी वोट पर है तो सपा की नजर दलित वोट पर है, जबकि बसपा महिला मोर्चे के दम पर बड़ा खेल करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात चुनाव से पहले तेज हुई जंग, केशव पर शिवपाल का सिराथू वाला तंज। केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों समाजवादी पार्टी पर खूब हमलावर हैं। वो कभी समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताते हैं तो कभी साइकिल के भविष्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब केशव पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने उनकी दुखती रग को बुरी तरह से दबा दिया। कैसे, वो देखिए आप इस रिपोर्ट में। चुनाव से पहले तेज हुई जंग, केशव पर शिवपाल का सिराथू वाला तंज। केशव की दुखती रग पर छिड़का नमक, सपा में शिवपाल की धमक। जहां एक तरफ अखिलेश यादव दलित वाले दांव से चुनावी गोलबंदी में जुटे हैं, तो वहीं शिवपाल सपा की साइकिल को ट्रैक पर लाने में लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे निकाय चुनाव की लड़ाई नजदीक आ रही, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही और ऐसी ही एक लड़ाई इस वक्त यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा के महासचिव शिवपाल यादव के बीच छिड़ गई है, क्योंकि शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान पर पलटवार करते हुए न सिर्फ जमकर हमला बोला, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य की दुखती रग पर हाथ रख दिया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए सपा को जहां साफ पार्टी बताया था, तो वहीं सपा के भविष्य पर सवाल खड़े करते हुए डूबती हुई पार्टी बता दिया था। ये तो श्री अखिलेश यादव जी का बयान आप मुझे बता रहे हैं, मैं तो बयान बता रहा हूँ ना। सपा मतलब साफ, जो उनके साथ आए थे उनका साथ छोड़ करके कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। सपा का कोई भविष्य नहीं है, सपा डूबता हुआ जहाज है। उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है 2014 में, उसका पंचर उत्तर प्रदेश की जनता ठीक नहीं करेगी। केशव प्रसाद मौर्य के इसी बयान पर शिवपाल ने पलटवार करते हुए न सिर्फ जमकर तंज कसा, बल्कि सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य की हार पर निशाना भी साधा। शिवपाल यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार को सपा ने ही सिराथू से निपटाने का कार्य किया है। कमल की लहलहाती फसल का आने वाला कल खतरे में है। आप अपने भविष्य की चिंता करें सरकार, क्योंकि सिराथू का जो किस्सा है उसमें साइकिल का ही हिस्सा है। शायद इसी किस्से की टीस है जो अभी तक चुभ रही है। निकाय चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ में साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल अब पंचर हो गई है और जनता इस साइकिल को पसंद नहीं कर रही है। तो अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पलटवार किया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने। शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए कहीं न कहीं जो सिराथू की दुखती रग है उसको दबाने की कोशिश की है। शिवपाल यादव ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि जो सिराथू का किस्सा है उसमें साइकिल का भी हिस्सा है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साइकिल को पंचर बता रहे हैं, दरअसल सिराथू में उनको जो पराजय मिली उसमें साइकिल का अहम योगदान है। गौरतलब है कि सिराथू केशव प्रसाद मौर्य के लिए वो घाव है जिसे वो हर हाल में भूलना चाहते हैं, क्योंकि 2022 में भाजपा की प्रचंड लहर के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य अपनी चुनावी लड़ाई हार गए थे, जिसे हथियार बनाकर सपा बार बार उन पर हमला करती है, क्योंकि शिवपाल यादव से पहले अखिलेश भी कई बार सिराथू को लेकर चुटकी ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात राहुल ने दी सत्य की दुहाई, खुलकर होगी लड़ाई, क्योंकि मानहानि केस में राहुल को सूरत की सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई है, लेकिन इस सुनवाई से पहले राहुल ने खुली लड़ाई के संकेत भी दे दिए हैं, क्योंकि जब से राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा हुई है, कांग्रेस और भाजपा के बीच जंग छिड़ चुकी है।
सत्य वाली दुहाई, अब खुलकर होगी लड़ाई। मानहानि मामले में राहुल को जमानत, कांग्रेस पोस्ट कार्ड सियासत। 10 दिन में यह दूसरा मौका था जब राहुल गांधी अदालत की चौखट पर खड़े थे, क्योंकि एक मौका वो था जब 24 मार्च को सूरत की MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले पर 2 साल की सजा सुनाई थी, और यह दूसरा मौका अब था जब 3 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल को मानहानि मामले में जमानत दी। मतलब सांसदी गंवाने के बाद, सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस मिलने के बाद ये पहला मौका है जब राहुल के लिए अच्छी खबर आई है, क्योंकि अब 13 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी अगले 10 दिन तक राहुल पर कोई मुश्किल नहीं होगी। को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी को जो 2 वर्ष की सजा मिली थी, इस पर आज सूरत की निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। 13 अप्रैल को एक बार फिर से उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से उनको 2 वर्ष की सजा मिली है इस पूरे मामले पर, इसको लेकर के राहुल गांधी ने कोर्ट में याचिका दायर कर दिया और सजा को चुनौती दी है, जिस पर 3 मई को सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट से मिली जमानत के बाद राहुल ने इसे सत्य की लड़ाई बताते हुए सत्य को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बताया है और बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने का ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने राहुल के समर्थन में पोस्ट कार्ड अभियान शुरू की। इस पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए कांग्रेस जनता की आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछेगी। हम सब लोग पत्र लिख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि साहब इन 4-5 सवालों का हमें जवाब दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं और हम लोगों से बदला लेना चाहते हैं तो हम लोगों भी की तमाम मुकदमे हैं, आप मुकदमे लगा दीजिए और हम लोगों को भी जेल भिजवा दीजिए। हम लोग अगर इन प्रश्नों का जवाब नहीं आपसे ले पाते हैं तो हम लोग जेल जाना पसंद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जहां कांग्रेस अलग अलग अभियान छेड़े हुए है, वहीं भाजपा भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ रही। आज जिस प्रकार से वहाँ पर जो अपील करने वो गए हैं, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूँ, आज बिल्कुल वैसे लगा जैसे एक ज़माने में कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। आज कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रही है कि राहुल इज इंडिया और इंडिया इज राहुल। मुझे लगता है कि सारे कांग्रेसी, स्वयं प्रियंका गांधी जी उनकी बहन हैं, लेकिन ये सब मिल करके राहुल गांधी को निपटाना चाहते थे। लेकिन जब उनको समझ में, राहुल गांधी जी की टीम को समझ में आया होगा कि यार ये तो सब निपटाना चाहते, तो चलो जमानत ले लो। अन्यथा अगर इनको जमानत लेना था तो इतने दिन संसद का समय बर्बाद करने की नौटंकी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर जमानत नहीं लेना था तो फिर आज जमानत लेने के लिए पूरा कुनबे बहुत दल बल के साथ जाना सूरत में, क्या न्यायालय पे दबाव बनाना चाहते हैं? हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि अगर ऊपरी अदालत ने राहुल को राहत नहीं दी तो फिर वो अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सेशन कोर्ट से राहुल को राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बात मुगलों के इतिहास पर, महाभारत सिलेबस पर हिंदुत्व वाली सियासत, क्योंकि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के सिलेबस में बदलाव को लेकर राजनीतिक गर्म है। भाजपा और सपा के बीच जंग छिड़ी है, क्योंकि भाजपा के धड़े के नेता इसे सही बता रहे हैं, तो वहीं सपा सवाल उठा रही है। लेकिन सुलगती राजनीति के बीच शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इसे मुगलों के इतिहास को हटाने की बात को भ्रम बताया है। मुगलों के इतिहास पर महाभारत जीत दिलाएगी हिंदुत्व वाली सियासत। हम मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम थे, और पूरी अंग्रेजी संस्कृति, मुगल संस्कृति पूरी तरह से हावी रहेगी। जो गुलामी के प्रतीक हैं वो बच्चों पर दुष्प्रभाव डालते हैं। क्या बदल जाएगा किताबों का पाठ्यक्रम? किसने फैलाया भ्रम? क्या उत्तर प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम से मुगलों का इतिहास हटा दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि जब से यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के सिलेबस में बदलाव की बात सामने आई है, तब से मुगलों के इतिहास को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जो गुलामी के प्रतीक हैं वो बच्चों पर दुष्प्रभाव डालते हैं, इसलिए भारत के गौरव की गाथाएं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, जिससे बच्चों में नैतिकता भी आए और उनको स्वाभिमान उनका बुलंदी पर पहुंचे।
जो समाचार मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, वह पढ़ाना आज की पीढ़ी को जरूरी भी है। अन्यथा यही है, लगातार लोगों के दिमाग में भरा रहेगा, अच्छा हम मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और पूरी अंग्रेजी संस्कृति, मुगल संस्कृति पूरी तरह से हावी रहेगी। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें। हमारी सरकार की कोशिश अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको शिक्षा की दृष्टि से अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास हिंदुस्तान के अंदर महदूद नहीं है, ये इतिहास दुनिया में है। जो मुगलों ने शासन किया वो छुपा हुआ नहीं है। न मालूम कितने ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, ऐसे मुगल सल्तनत का बादशाह रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गए। लेकिन जहां एक तरफ भाजपा और सपा में मुगलों के इतिहास हटाने और पढ़ाने को लेकर जंग छिड़ी है, वहीं यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी सिलेबस से मुगलों का इतिहास हटाने की बात को सिरे से खारिज कर रही हैं। मैं यहाँ स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ तक ये है कि मुगलों का इतिहास समाप्त किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रमात्मक तत्व है। तो क्या किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने की बात सिर्फ हवाई थी या फिर सोची समझी रणनीति के तहत फैलाई गई थी? क्योंकि सवाल इसलिए है कि जब बात मुगलिया हुकूमत की आती है, राजनीति गर्मा जाती है और भाजपा को ऐसी राजनीति खूब रास आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अयोध्या में जय श्री राम आसमान से देखिए पूरा धाम, क्योंकि भले ही अभी रामलला का मंदिर पूरा ना हो पाया हो, लेकिन श्रद्धालुओं को अयोध्या के आसमानी दर्शन अभी से मिलना शुरू हो गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए रामलला के मंदिर का निर्माण, हनुमानगढ़ी मंदिर और सरयू का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। अयोध्या में जय श्री राम आसमान से देखिए पूरा धाम। अद्भुत नजारा, भव्य नजारा देख रहा है संसार सारा। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो दूसरी ओर अयोध्या विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है, क्योंकि 2024 में मंदिर के लोकार्पण से पहले अयोध्या में तमाम विकास के कार्य पूरे किए जाने हैं। लेकिन उससे पहले ही पर्यटन विभाग ने अयोध्या धाम के हवाई दर्शन शुरू करा दिए हैं। इसमें लोगों को 7 से 8 मिनट की हेलीकॉप्टर से यात्रा कराई जाती है। सरयू नदी कल बहती हुई आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें अयोध्या धाम की। इस समय यहाँ पर अयोध्या की हवाई यात्रा, हवाई तस्वीरें पहली बार आसमान से हम एबीपी गंगा के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और ये है वो खूबसूरत रामनगरी जो इस समय देश दुनिया में चर्चा में है अपनी भव्यता के लिए। जिस तरह से यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप सब देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्टेडियम जो है वो बनाया गया। लोगों में भी इस हेलीकॉप्टर की राइड को लेकर काफी उत्साह है। रोजाना 90 से 100 के आसपास लोग हेलीकॉप्टर की राइड के लिए आ रहे हैं। रामनवमी के दौरान ये संख्या इतनी ज्यादा थी कि लंबी लाइन लग गई थी। लोगों में आसमान से अयोध्या नगरी को देखने के लिए इतना क्रेज है, 3000 रुपए खर्च करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बहुत बेसब्री से इंतजार है, काफ़ी सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं राम मंदिर के आदेश का, और योगी जी थे, मुमकिन हो गया चीज़ करना, और जल्दी से जल्दी 14 जनवरी को ये उद्घाटन होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा था। मतलब अभी शब्दों में थोड़ा कम बयां कर सकते हैं हम, लेकिन बहुत अच्छा था। कितना इंतजार है जनवरी 2024? बहुत बेसब्री से है सर। इस हवाई यात्रा के दौरान रामलला के मंदिर का निर्माण, हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक भवन, सूर्य कुंड समेत तमाम मंदिर, सांध्य स्थल, सरयू नदी, राम की पैड़ी सब नजर आता है। लेकिन सोचिए अभी ये हाल है, जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तब क्या होगा, क्योंकि मंदिर निर्माण में अब 9 महीने से भी कम का वक्त बचा है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।